हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले आपके बिहार एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है। यानी भारत सरकार का मतलब क्या हुआ? भारत सरकार का मतलब फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार का कर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व जो होता है वो एक प्रकार का केंद्र का कर नहीं होता, ये एक प्रकार राज्य का कर होता है। ठीक है, राज्य सरकार का ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स की आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर, ये सभी जो आते हैं वो क्या आते हैं? वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। और केंद्र सरकार के अंतर्गत और भी जो अन्य जो कर होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि सेवा कर हो गया, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे सेवा कर, और उसके बाद उत्पाद शुल्क होता है, निगम कर हम यहाँ पे देखें, स्टेट ड्यूटी भी आता है इसी के अंतर्गत, और संपत्ति कर जो होता है वो फ्रेंड्स केंद्र सरकार के कर के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हम बात करें जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो आप याद रखने, जैसे कि कृषि आय पर कर लगता है, व्यवसाय पर कर लगता है, और रोजगारों पर जो कर लगता है वो फ्रेंड्स वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, जिस तरह से भू राजस्व के अंतर्गत वो हमारा कर आया। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस को रखा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूंजीगत लाभ जो होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूंजीगत लाभ होता क्या है। तो पूंजीगत लाभ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा लाभ या फिर मुनाफा जो पूंजीगत संपत्ति बेचने पर हासिल होता है, उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि संपत्ति खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो पूंजीगत लाभ कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है कि अंतरराज्य व्यापार कर लगाने में कौन प्राधिकृत है। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अंतरराज्य व्यापार पर जो कर लगाता है वो कौन लगाता है, कौन प्राधिकृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि संसद। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि किसी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना कृषि योग्य कमान क्षेत्र आने पर उसे मुख्य परियोजना के में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक रहने पर, जो कि कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक रहने पर जो उसको मुख्य परियोजना में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे। तो कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड्स लेनदार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि शेयरों के बजाय जो डिबेंचर्स होते हैं यानी कि ऋण पत्र जारी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लेनदार। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी कि जो किसी देश का आर्थिक जो विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स 1, 2, 3। प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार का आकार, ये तीनों पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा जो क्षेत्र है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जिसको जीएनपी कहते हैं, उसमें सबसे अधिक योगदान कौन देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, टेरिटरी जो सेक्टर है ये देता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो कार्यरत है वो किसमें, तो सबसे अधिक जो कार्यरत है वो है प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें कृषि आता है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो हमें जीएनपी मिलता है वो किसे? तृतीय क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट ये बनता है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम अधिक है वाली जन अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि श्रम विभाजन होता क्या है। ध्यान रखेंगे, श्रम विभाजन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स विशिष्टीकरण, या फिर इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन, इसको कह सकते हैं विशिष्टीकरण। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए, होता ये है कि जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांट करके हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, उसको कहा जाता है श्रम विभाजन। और श्रम विभाजन की जो अवधारणा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो देखिए, सीमांत लागत जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया या फिर डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि बाजारों के अत्यधिक स्वरूप कौन से होते हैं? कहने का मतलब हुआ कि बाजारों के जो अत्यधिक स्वरूप होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण स्पर्धा या फिर एकाधिकार। ये दोनों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये बता दो फ्रेंड्स पूर्ण स्पर्धा क्या होगा। पूर्ण स्पर्धा का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जिसमें विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो उनकी कोई सीमा नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर बात करें एकाधिकार, जिसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? मोनोपॉली। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और पॉली का मतलब होता है विक्रेता, यानी कि एक विक्रेता। बाजार की ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु या फिर सेवा मात्र एक ही विक्रेता हो। क्लियर? आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है? कोई पूर्ति फलन किसके बीच संबंध को व्यक्त करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोई पूर्ति फलन किसके बीच संबंध को व्यक्त करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीमत और उत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, प्राइस एंड प्रोडक्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग तथा निवेश के लिए निर्धारित हैं, वो क्या कहलाती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स अंतः वस्तुएं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अंतः वस्तुएं कहते हैं, यानी कि इंड्स आइटम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 क्या कह रहा है। काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि मांग की एक सामान्य नियम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, मांग की एक सामान्य नियम है कि मांगी गई मात्रा बढ़ती है। अब बताना ये कि मांगी गई मात्रा बढ़ती है तो क्या कब बढ़ती है? उपयोगिता बढ़ने के साथ। ठीक है, उपयोगिता बढ़ने के साथ मांग की मात्रा बढ़ती है और ये मांग का एक सामान्य नियम है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर जो सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रबंधित मुद्रा। ठीक है, मैनेज्ड करेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि प्रबंधित मुद्रा होता क्या। तो देखिए, प्रबंधित मुद्रा जो होता है वो मुद्रा के विपरीत होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ जिसका विनिमय दर आपूर्ति और मांग की मात्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि एशिया का दूसरा जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर जो कि अधिकृत किया गया था? एशिया का दूसरा बात किया जा रहा है, एशिया का दूसरा जल विद्युत शक्ति जो केंद्र था वो कहां पर अधिकृत किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि फ्रेंड्स शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो फॉल है वो कहां पे? तो ये कावेरी नदी कर्नाटक में पड़ता है। ये चीज आप याद रखें, कावेरी नदी पर बनाया गया। और पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया था? तो 1902 में बनाया था। ठीक है, 1902 में ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बात किया दूसरा जल विद्युत, तो आपके माइंड में ये जो चल रहा होगा पहला कौन है? आई होप कि आपको याद होगा। पहला जो तो फ्रेंड्स वो कौन था? तो पहला हमारा जो जल विद्युत शक्ति केंद्र था वो 1897 में सिंद्रापोंग जो कि दार्जिलिंग में बनाया गया था। दार्जिलिंग कहां पे पड़ता है? आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे किस स्टेट का ये हिस्सा है दार्जिलिंग, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइए फ्रेंड्स कि वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो क्या है?
तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, उसको ही कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगर आपने हमारे फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने आपको समिति से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे, करीब करीब 22 से 23 समिति के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले हर एग्जाम्स में डेफिनेटली फ्रेंड्स पूछा जाता है समिति से क्वेश्चन। तो फिलहाल अगर बात करें कि भंडारी समिति का संबंध किससे था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी, इसका अर्थ हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसका मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, मान के चलिए कि मेरे पास कोई काम है, ठीक है, मान के चलिए कि ये कोई खेत है और इसको अगर जोतना है तो क्या करेंगे, मान के चलिए कि कोई 2 व्यक्ति से मैंने लगा दिया आप, ठीक है, 2 व्यक्ति का कार्य, अगर 2 व्यक्ति पूरी कार्य को अच्छे तरीके से करें तो ये कंप्लीट हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं, 2 व्यक्ति से ज़्यादा कोई कार्य नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि एक और व्यक्ति को लगा दिया। जब मैंने तीसरा व्यक्ति को लगाया तो वो क्या करेंगे, ये व्यक्ति जो पहला और दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने कार्य यानी कि अपनी क्षमता को कम कर देंगे, यानी कि अपनी क्षमता के पूरा का पूरा नहीं देंगे, 100% वो इफर्ट नहीं लगाएंगे। तो यही क्या होता है फ्रेंड्स कि पूरी क्षमता का यूज़ ना करना। क्वेश्चन का मतलब यही है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसमें आवश्यकता तो 2 ही लोग का था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक लगा दिया, जो कि यही आपका हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है, ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लिश में आप देखिए, पढ़ना चाहे तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ हिंदी के लिए। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि निम्न में से कौन सा कथन और उसका मुख्यालय जो है वो गलत ढंग से मिलाया गया। तो कौन सा यहाँ पे गलत ढंग से मिलाया गया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संगठन है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बर्न में, स्विट्जरलैंड की राजधानी ये होती है बर्न, बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1874 में किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उस तरह से बात करें कि खाद्य और कृषि संगठन जो था इसकी स्थापना कहाँ पे, तो ये फ्रेंड्स इटली की राजधानी रोम, बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य और जो कृषि संगठन है ये बिल्कुल करेक्ट है और ये 1945 में ही ये बना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे गलत किया गया, अंतर्राष्ट्रीय नगर जो विमानन संगठन है ये लंदन में नहीं है फ्रेंड्स, कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। तो ये कह सकते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है वो गलत है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, लियोन, बिल्कुल करेक्ट है। लियोन कहाँ पे, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, लियोन कहाँ पे, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग बताइएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बताना, देखिए इंटरपोल की स्थापना जो हुआ था वो अलग जगह पे हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो कि अलग जगह पे है, और इसके बारे में आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं वो नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इंटरपोल से संबंधित सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अप्रत्याशित लाभ क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है। तो अप्रत्याशित लाभ का मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी फ्रेंड्स कीमतों में आकस्मिक वृद्धि। ठीक है, सडन इंक्रीज इन प्राइसेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अप्रत्याशित कारणों में फ्रेंड्स क्या होता है कि कीमतों में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले लाभ को अप्रत्याशित लाभ कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आकस्मिक कारण की उसका कोई पता नहीं होता कि कब ये बढ़ जाता है। ठीक है, आकस्मिक कारणों की वजह से कीमत में वृद्धि हो जाता है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। ठीक है, आय के वितरण से संबंधित मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता हो कि आय के वितरण से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो लॉरेंज वक्र के बारे में जरूर बताया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंज वक्र के द्वारा आय के वितरण में जो असमानताओं की माप की जाती है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाते हैं। ठीक है, दिखाने वाली अनुसूची है, यानी कि फिलिप का जो वक्र है फ्रेंड्स ये किनके बीच संबंध दिखाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, इन दोनों के बीच ये सही से संबंध दिखाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि वर्तमान समय में देश के किसी प्रकार के बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में हमारे देश की वो कौन सी किस प्रकार की बेरोजगारी है जो कि काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो बेरोजगारी है वो काफ़ी समस्या बनी हुई है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद
माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम लोग घटा देते हैं इसका जो डिप्रिसिएशन होता है, अगर उसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में आपके टोटल 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के रोजाना न्यू वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।